और एंडोपेरासाइट के एक प्लांट का एग्जांपल लिखवाया नोट्स में अमरबेल कस्तूरा। क्लियर? ठीक है, सीधा बढ़ रहे हो न्यूट्रिशन की तरफ। 5 स्टेप्स है, कौन कौन सी? इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन, इजेक्शन। अमीबा का डायग्राम बना के प्रैक्टिस करके जाएंगे। क्लियर? 5 स्टेप की डेफिनेशन फिर किसका आता है? अमीबा का डायग्राम बना लेंगे ना, वो एमसीक्यू बन सकते हैं यहाँ से। कैप्चर दिस फूड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया एंड द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल की फॉर्म में अंदर लेता है और किसकी हेल्प से लेता है? सूडोपोडिया की हेल्प से। देयर फॉल्स फिट। इसके पांचों स्टेप के डायग्राम इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन तो देख ही लेंगे हम। डायग्राम में कौन इंजेक्शन हो रहा है, किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कहां डाइजेशन हो रहा है, कहां एसिमिलेशन हो रहा है, क्लियर? और कहां इजेक्शन हो रहा है। इजेक्शन में ध्यान रखेंगे जो अमीबा की सेल वॉल होगी क्या अमीबा में? नहीं होती है ना, एंड थोड़ी है सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन है उसमें सीधी, कहीं से भी ब्रेक हो जाती है इजेक्शन के लिए, कहीं से भी रप्चर हो जाती है और वहां से वेस्ट मटेरियल रिलीज हो जाएगा। मेन बात करते हैं ह्यूमन की। किसकी? ह्यूमन की। ह्यूमन के पास है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट, क्लियर है? एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। देखें इधर डायग्राम बना के जाएंगे, मतलब प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो तुम्हारी ड्राइंग से ज्यादा मार्किंग में इंटरेस्ट है, पर ऐसा भी नहीं कि फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाना है। क्लियर? अरे हाँ तो देख लिए ना तुम डायग्राम अभी भी हंसोगे। अब सुने ध्यान से यहाँ से, अगर आप इसमें विंड पाइप और नेजल पैसेज शो ना भी करें तो चलेगा, क्योंकि ये डायग्राम किसका है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। किसका है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो सीधा यहाँ से बगल कैविटी लेके, क्लियर? यहाँ से इस तरह लाके इस जगह को क्या बता देंगे? Pharynx, it is the common passage for food and water। ये क्या हो गया बच्चा यहाँ पे? बकल कैविटी। कौन हो गया? बकल कैविटी। क्या क्या प्रेजेंट है इसमें? टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। कोई दिक्कत? फेरिंक्स से नीचे आगे की तरफ आएंगे, विंड पाइप या ना दिखाए, सीधी क्या दिखाए? विंड इसोफेगस। यार इसोफेगस को कहाँ ओपन करेंगे? स्टमक में। यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ना, पेनक्रियास सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, स्टमक के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ना है, पेनक्रियास फिट करना है। क्या करना है? पेनक्रियास फिट करना। और लीवर किधर डालेंगे? इस जगह पे। हाँ, फिट करेंगे यहाँ। ये क्या बन गई बच्चे? स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से चालू होगी, क्या इस तरह से बेलेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अगर दिखाने के लिए जरूरी नहीं, दिखाने के लिए आ जाए तो ऊपर से चालू कर देना। पहला कौन बना दोगे? ड्यूडेनम। फिर इसको इतना कॉइल्ड मत बनाना। अगर ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम शो करने हो तो इसको नॉर्मल सा इस तरह से कोइलिंग लेते हुए चलना। क्लियर? ये पार्ट को क्या बना दोगे यहाँ पे? ड्यूडेनम। सेंटर वाले को क्या बना दोगे? जेजुनम। और ये जो लास्ट वाला जो लार्ज इंटेस्टाइन में कनेक्ट हो रहा है, इसको क्या बना दोगे? इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के केकम, कोलोन एंड रेक्टम। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है बेटा? केकम। ये ऊपर ये असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन, ये क्या बना? रेक्टम। और ये एनल कैनाल। और इसके नीचे कौन है क्या बच्चा? एनस। पूरी सीक्वेंस ध्यान रखेंगे, वो उल्टी सीधी सीक्वेंस करके कहेगा, इसको अरेंज करो। एलिमेंट्री कैनाल की उल्टी सीधी सीक्वेंस करेगा। चालू वहां से माउथ, बकल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, केकम, कोलोन एंड रेक्टम। यहाँ पे क्या ले लेंगे बच्चे? लीवर के दो लोब्स बनाएंगे। ऊपर क्या शो करेंगे? गॉल ब्लैडर। कौन शो करेंगे? गॉल ब्लैडर। कहाँ ओपन होगा ये? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यहाँ कौन आएगा? पेनक्रियास। ये भी कहाँ ओपन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ग्लैंड क्या क्या आ गई? सबसे पहली सलाइवरी ग्लैंड। इसके बाद स्टमक में कौन सी? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अलावा लीवर, लीवर के साथ पेनक्रियास। और इंटेस्टाइन के अंदर कौन सी? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। कौन सी? इंटेस्टाइनल। क्लियर? अगर मैं बात करूं माउथ की, माउथ के थ्रू पहला प्रोसेस होगा कौन सा? इंजेक्शन। कौन सा? इंजेक्शन। बस खत्म, खाना अंदर जाते ही इंजेक्शन खत्म। टीथ का फंक्शन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। सलाइवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगी? का फंक्शन मिक्सिंग ऑफ द क्रश्ड और ग्राइंडेड फूड विद द सलाइवा। अरे सलाइवा के साथ इस क्रश्ड फूड को मिक्स करने का काम किसका? इनका। सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा एंजाइम का नाम सलाइवरी अमाइलेज। एक और नाम क्या बताया था? काइलिन। क्लियर? इसका डाइजेशन करता है स्टार्च का। किसका कन्वर्ट करेगा? माल्टोज में। पीएच लिखेंगे 6.5, ऊपर लिखेंगे सलाइवरी अमाइलेज। कोई दिक्कत? केवल 30% स्टार्च का डाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि खाना मुंह में ज्यादा देर तक नहीं टिकता है। इसोफेगस में कौन से मूवमेंट बताए थे? पेरिस्टाल्टिक। कौन से मूवमेंट बताए थे? पेरिस्टाल्टिक।
The rhythmic contraction and relaxation in the muscles of the esophagus is called as peristaltic movement. The food passes from buccal cavity to stomach through peristaltic movement. क्या कोई सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी होती है इसोफेगस में? नहीं, खाना सीधा कहाँ गया? स्टमक में कौन प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक ग्लैंड ने क्या बनाया? गैस्ट्रिक जूस। क्या क्या है? HCl, रेनिन। डबल एन लगाएंगे बेटा, जिससे डाइजेशन, क्योंकि एक रेनिन किडनी में भी होता है, अपन नहीं पढ़ते, लेकिन एक रेनिन वहां भी आता है, सिंगल है ना। क्लियर? यहाँ डबल एन लगाए, रेनिन के साथ एक और कौन है बच्चे? पेप्सिन। अगर HCl की बात करूं, फंक्शंस बताएं। पहला, creates the acidic medium for the working of pepsin. ये एंजाइम एसिडिक मीडियम में वर्क करता है। दूसरा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारेगा। फिर तीसरा फंक्शन क्या है HCl का? kills the microorganism and creates the acidic environment for pepsin. अब एक चीज सुनना है यहाँ से, वो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये सलाइवरी अमाइलेज स्टमक में, क्योंकि देखो ये सलाइवरी अमाइलेज यहाँ आया, फूड में मिल चुका था, क्या है वर्क यहाँ वर्क पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसको पीएच कितनी चाहिए? 6.5। और यहाँ कौन है? HCl, हाईली एसिडिक है। तीसरा फंक्शन, स्टॉप द एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। स्टॉप द एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। कोई दिक्कत? अगला यहाँ से सवाल बनता है कि भाई स्टमक की वॉल डैमेज क्यों नहीं होती? बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड बाय द म्यूकस। ठीक है। रेनिन क्या करेगा? इट इज प्रेजेंट इन द इन्फेंट्स। उससे क्या होता है? कर्डिंग ऑफ मिल्क। मिल्क के अंदर प्रोटीन है कैसीन। कौन है? कैसीन। कैसीन को रेनिन किस में कन्वर्ट कर देगा? कैल्शियम पेरा कैसीनेट। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? टर्डलिंग ऑफ मिल्क। क्या कहते हैं? टर्डलिंग ऑफ मिल्क। स्टमक तक कोई दिक्कत? यार स्टमक के बाद फूड कहाँ पहुंच जाएगा बच्चे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। आप देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको ओपनिंग हो रही है लीवर के, ठीक है, लीवर, और यहाँ से एक और कौन आ रहा है? पैंक्रियास। ठीक है। और इंटेस्टाइनल का खुद का जूस, इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो बना रही है इंटेस्टाइनल जूस। लीवर ने सीक्रेट किया बाइल जूस। बाइल जूस में प्रेजेंट है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। हाँ बच्चे, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन टेस्ट भी है प्लस या हेल्थ। अगर इनकी कंटेंट ज्यादा हो गई बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की तो जॉन्डिस हो जाएगा। ठीक है, लिवर इफेक्ट होता है उसमें। दूसरा फंक्शन है यहाँ से फैट का एमल्सिफिकेशन। हाँ, पेप्सिन सुने? पेप्सिन बेटा सुने, ये डाइजेस्ट करता है किसको? प्रोटीन को। अच्छा सुनना, क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए, चार ऑप्शन दे देगा, फाइंड द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक, लाइटिक का मतलब तोड़ना। ऐसे एंजाइम जो किसको डाइजेस्ट कर रहे हैं? प्रोटीन को। तो जिसमें सबसे पहले तो कौन आ गया? पेप्सिन। और वहां आगे कौन आ जाएगा? ट्रिप्सिन। कौन आ जाएगा? ट्रिप्सिन। पेप्सिन डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को किसमें? प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स में। यार प्रोटियोज और पेप्टोन्स में। बेटा प्रोटीन को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना, और सिंपलेस्ट फॉर्म में अमीनो एसिड। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? कोई पूछा कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? कार्बोहाइड्रेट की ग्लूकोज। एमसीक्यू में कार्बोहाइड्रेट की क्या है? ग्लूकोज। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, इसमें टूटेगा फाइनली सारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में। फैट की सिंपलेस्ट फॉर्म फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इसी तरह प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है कौन? पेप्सिन। अरे ठीक है, खाना आ चुका बेटा गाँव में। पॉलीपेप्टाइड चेन देखिए, एक अमीनो एसिड से दूसरा अमीनो एसिड इस तरह से जुड़ता है। दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड, ये डाइपेप्टाइड, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बन गए, पूरी चेन बन गई, इसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन को बेटा पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन का एक और नाम है जिसे पॉलीपेप्टाइड चेन। बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। अब फूड आ चुका है कहाँ पे? यहाँ पे। सबसे पहला फंक्शन लिवर ने सीक्रेट किया बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बेटा देखें यहाँ से दो फंक्शन है। क्या स्टमक में जो HCl सीक्रेट हुआ, क्या वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा? तो पहला तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम में, क्योंकि यहाँ के जो एंजाइम्स है वो एसिडिक मीडियम में वर्क नहीं करेंगे, तो ये एल्कलाइन मीडियम बनाते हैं। दूसरा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट का डाइजेशन नहीं है, केवल एक बड़े फैट ड्रॉपलेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। Here now the breaking down of the fat globules into smaller droplets is called as emulsification of fat, and is the function of bilirubin and biliverdin. तो ये तो था लीवर का एंजाइम। अब इधर से कौन आ रही है? पैंक्रियास। पैंक्रियास से बना है कौन सा जूस? पैंक्रियाटिक जूस। कौन सा जूस? पैंक्रियाटिक जूस। और इसके एग्जांपल ध्यान रखेंगे, मतलब इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? क्या ट्रिप्सिन था, लाइपेज था, और एक और कौन था बच्चा? अमाइलेज। कौन था बेटा? ये सलाइवरी अमाइलेज है, तो ये बनेगा पैंक्रियाटिक अमाइलेज। कौन सा? क्यों? क्योंकि यहाँ केवल कितना परसेंट स्टार्च डाइजेस्ट हुआ? 20%। 70% स्टार्च अभी बाकी है। ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। किसको? प्रोटीन को। प्रोटीन यहाँ पे पूरा नहीं टूटा है,
अभी उसको और प्रोटीन बिल्कुल अमीनो एसिड तक लेके जाना है। यहाँ पे प्रोटीन किसमें टूटा, प्रोटीन टूटा प्रोटियोज एंड पेप्टोन में। यहाँ प्रोटियोज पेप्टोन और बचा कुचा प्रोटीन फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डाइपेप्टाइड में। अभी अमीनो एसिड नहीं, अभी किसमें कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये ट्रिप्सिन अमीनो एसिड में, तो उसको इंटेस्टाइन का चूज करेगा। तो यहाँ से प्रोटीन टूटा प्रोटियोज और पेप्टोन्स में, प्रोटियोज और पेप्टोन को ये तोड़ेगा किसमें, डाइपेप्टाइड में। डाइपेप्टाइड के बाद अभी सिंपलेस फॉर्म और आना बाकी है, क्या नाम है उसका, अमीनो एसिड। क्लियर। अब देखें यहाँ से लाइपेज, लाइपेज किसका डाइजेस्ट करता है बेटा, फैट्स का, किसका, इमल्सिफाइड फैट्स का, किसका, इमल्सिफाइड। एक रीजन पूछता है कि जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन थे, इन्होंने फैट का इमल्सिफिकेशन क्यों किया, बिकॉज इट बिकम्स इजी फॉर द लाइपेज टू डाइजेस्ट द स्मॉलर ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट रादर देन द बिगर ड्रॉप। लाइपेज के लिए इजी हो जाता है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को डाइजेस्ट करना बड़े ड्रॉपलेट। तो ये रीजन है इमल्सिफिकेशन होने का। अरे ठीक है। अब यहां से अगर बात करूं अमाइलेज की, तो वही फंक्शन स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करेगा, माल्टोज में। मुझे एक चीज बताओ, क्या यहाँ पे अगर एसिडिक एनवायरनमेंट होता तो ये अमाइलेज वर्क कर पाता क्या, नहीं। तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ने एनवायरनमेंट कैसा बनाया, एल्केलाइन। एल्केलाइन मतलब बेसिक। एंजाइम को वर्क करने के लिए एसिडिक चाहिए। मैंने यहाँ ये नहीं बोला स्टमक में कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, मैंने ये बोला कि एंजाइम को वर्क करने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए। ये एंजाइम एसिडिक नेचर में वर्क कर रहा है, पर ये एंजाइम एल्कलाइन मीडियम में वर्क करेंगे। डाइजेस्ट ये भी करेंगे प्रोटीन को, पर इनके मीडियम अलग है। ये किस में वर्क करेंगे, एल्कलाइन में, और वो कर रहा था एसिडिक में। प्रोटीन को डाइजेस्ट होने के लिए एसिडिक नहीं चाहिए, उस एंजाइम को वर्क करने के लिए एसिडिक चाहिए। क्लियर। तो ये किसका फंक्शन थे बच्चे, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जो एंजाइम्स है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड्स है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, जूस का नाम इंटेस्टाइनल जूस। बच्चे कुछ सबको डाइजेस्ट कराओ, माल्टोज को किसमें कन्वर्ट करोगे, ग्लूकोज में। फैट, यहाँ से जो फैट का डाइजेशन हुआ, फैटी एसिड। क्लियर। फैट का पहले डाइजेशन कहाँ से बेटा, इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें, नहीं नहीं वो लास्ट में फैटी, मोनो एंड डाइग्लिसराइड लिखा था मैं, देखना नोट्स में, मोनो एंड डाइग्लिसराइड। फिर फाइनली वो किसमें कन्वर्ट होंगे, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अच्छा एक चीज, फाइनल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइनल जूसी करेगा। फाइनल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइनल जूसी करेगा। तो माल्टोज को तो कन्वर्ट कर दो ग्लूकोज में। क्लियर। यहाँ से फिर ये जो क्या बचे थे, डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड को कन्वर्ट कर दो अमीनो एसिड में। प्रोटीन ने, यहाँ पेप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन को प्रोटियोज और पेप्टोन, फिर इस ट्रिप्सिन ने क्या किया, प्रोटियोज और पेप्टोन को डाइपेप्टाइड, और अब इंटेस्टाइन का जूस क्या करेगा, डाइपेप्टाइड को अमीनो एसिड। क्लियर। और फैट को फाइनली बदल दोगे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ये है डाइजेशन की प्रोसेस। किसकी प्रोसेस, डाइजेशन की प्रोसेस। क्लियर। मुझे एक चीज बताओ, देखो ये जो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग है, ये भी एक तरह से डाइजेशन का ही पार्ट है। इसको कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। कौन सा डाइजेशन, मैकेनिकल। टीथ की जो फूड की क्रशिंग और ग्राइंडिंग की, पीटने की, वो मैकेनिकल डाइजेशन। और फिर ये जितना भी एंजाइम्स वाला पार्ट आ रहा है, ये केमिकल डाइजेशन। कौन सा डाइजेशन, केमिकल। फिर इतना पूछेगा नहीं तो ध्यान रखेंगे, एमसीक्यू में बढ़ जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल सकते हैं, मुझे स्कूल लेवल का नहीं पता, सीबीएसई में जहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ जाए, तो यूं नहीं कर सर ये वर्ड कहाँ से आ गया, उसमें लगाए कहीं कहीं चीज आप कर निकाल लेंगे उसमें, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है। क्लियर। ये जनरल साइंस के सवाल जीएस कहते हैं उसको, कॉमन साइंस भी नहीं कहते, जीएस जनरल साइंस पूछ सकता है, और वो हमारी थ्योरी से के आसपास ही मिलेगी, कोई दिक्कत। फिर इसी के बाद देखें यहाँ से, विच इज द मेजर साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जाएगा, नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे क्या होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड ड्रग्स। क्लियर ना, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है ताकि जो फीकल मटेरियल है उसको सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट। ड्रग्स मतलब जो तुम मेडिसिन ले रहे हो, ड्रग्स का मतलब आगे बड़ी करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग कम्स अंडर ड्रग्स। क्लियर। और अगर एक वर्ड आता है ड्रग अब्यूज, यानी ड्रग्स को जब अदर देन मेडिसिनल पर्पस लिया जाए, जो उस एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में फिजिकल, साइकोलॉजिकल या मेंटल इंपैयरमेंट क्रिएट कर दे, उसे कहते हैं ड्रग अब्यूज। क्लियर ना, हाँ उसे कहते हैं ड्रग अब्यूज। तो ड्रग इज नॉट अ बैड थिंग, ड्रग अब्यूज इज अ बैड। बट तो अकेला यहाँ पे ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन कर, ड्रग्स सब लेते हैं, कौन नहीं लेता। चाय पी रहे हो, चाय पत्ती इज अ ड्रग, ऑब्वियसली इट्स अ ड्रग। कॉफी पी रहे हो, कैफीन इज अ ड्रग। जो पेन किलर आ रही है फ्लेक्सोन प्लस, येलो कलर का स्ट्रिप आता है फ्लेक्सोन, फ्लेक्सोन प्लस आती है, उसके पीछे सॉल्ट सब सिरप में रखो। क्लियर है, और एक्स को इसी से बंद करा। क्लियर।
कैफीन बेटा स्टिमुलेंट है। क्या है कैफीन? स्टिमुलेंट है। पहला तो नींद, मेलेटोनिन को इफेक्ट करता है। क्लियर है ना? मेलेटोनिन को इफेक्ट करेगा तो वो जो स्लीप एक साइकिल है। इसके अलावा एक पेन किलर भी है, स्टिमुलेंट है, रिलैक्स करता है मसल्स, रिलैक्स करता है, सुन नहीं करता, स्टिमुलेंट। क्लियर ना? एक तरह से इसको समझ लो, इट्स स्टीरॉइड की तरह। जब मसल कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है, स्पाज्म हो जाते हैं, तो स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन लगते हैं। क्लियर ना? स्टीरॉइड नहीं बताओ, स्टीरॉइड के इंजेक्शन लगते हैं, तो इट्स अ पार्ट ऑफ दैट। तो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन और लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं है। सुनना बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में म्यूकस सीक्रेट होता है। क्यों? क्योंकि फीकल मटेरियल को स्टिकी बनाया जा सके, फीकल मटेरियल को स्टिकी बनाया जा सके, और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है ताकि उसे सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। फिर यहाँ से कौन आ जाती है? एनल कैनाल और रेक्टम का फंक्शन। रेक्टम स्टोर्स द फीकल मटेरियल टेम्पररी। फीकल मटेरियल को टेम्पररी स्टोर करने का काम किसका? रेक्टम का। और फिर एनस के थ्रू उसका क्या होगा? इजेशन। क्या होगा? इजेशन। स्फिंक्टर का नाम एनल स्फिंक्टर, स्फिंक्टर का नाम एनल स्फिंक्टर। तो ये पूरा डाइजेशन का एक रिकेप के साथ कौन सा होलोजोइक किसके अंदर? ह्यूमन के अंदर। कोई दिक्कत? क्लियर? अब अगर यहीं से बस हो गया डाइजेशन। ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। पेप्सिन ने कन्वर्ट किया प्रोटीन को किसमें? प्रोटीओज एंड पेप्टोन्स। प्रोटीओज एंड पेप्टोन्स को कौन कन्वर्ट करेगा? इसमें कन्वर्ट करेगा बेटा डाइपेप्टाइड। इसमें डाइपेप्टाइड। क्लियर? अब यहां से अगर बात करें लाइपेज की, इसका डाइजेशन कर रहा है फैट का। इसमें मोनो एंड डाइग्लिसराइड। हाँ, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल लेना, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, पहले मोनो एंड डाइग्लिसराइड, मोनो एंड डाइग्लिसराइड, फिर आएगा फाइनली डाइग्लिसराइड, वो लास्ट में इंटेस्टाइनल जूस। इसके बाद अमाइलेज क्या कर रहा है बेटा? स्टार्च को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? माल्टोज में। ये तो हो गए पेनक्रियाटिक जूस के एंजाइम, ये हो गए किसके? स्टमक वाले। अब लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और कौन सा बचा है? इंटेस्टाइनल जूस। कौन सा जूस? इंटेस्टाइनल जूस। इस माल्टोज को फाइनली कन्वर्ट करवा दोगे किसमें? ग्लूकोज। फिर माल्टोज के अलावा यहाँ एक और वर्ड लिख देना बेटा तुम, कार्बोहाइड्रेट सारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में। यहाँ से जो मोनो एंड डाइग्लिसराइड बचे थे, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। किसमें? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। और ये डाइपेप्टाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? अमीनो एसिड में। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फूड था उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म बन चुकी। कंप्लीट डाइजेशन हो गया किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। काम था इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, हो गया ये डाइजेशन और कुछ नहीं है इसमें। क्लियर? अब देखो थोड़ा सा रेस्पिरेशन की बात। कल केमिकल और एसिड बेस की जो याद करने वाली रिएक्शंस है, यार तो पूरा चैप्टर कैसे पढ़ेंगे बेटा? पूरा चैप्टर नहीं, याद करने वाली। जैसे कहाँ कलर चेंज हो रहा है मैं बता देता हूँ। प्रिसिपिटेशन की सारी रिएक्शन पढ़ के आएंगे। रिएक्शन तो हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन पीपीटी किस किस की बनती है उनका कलर और जैसे BaSO4 बाई पीपीटी। क्लियर है? लेड हाइड्राइड की येलो थी, ये पर्टिकुलरली की रिएक्शन डायरेक्टली वो दे सकता है। तो रिएक्शन याद भी रखनी है कि लेड हाइड्राइड किससे बना सकते हो? पोटेशियम हाइड्राइड और लेड नाइट्रेट से डबल डिस्प्लेसमेंट करा के लेड हाइड्राइड बना दोगे। लेड हाइड्राइड की पीपीटी बनती है, सॉलिड फॉर्म शो करेंगे। तो पीपीटी वाली सारी रिएक्शंस, इसके अलावा जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन जो बड़े बड़े FeSO4.7H2O का जहां जहां कलर चेंज हो रहा है, ये रिएक्शंस देख के आना। बाकी तो हम सब हमारे जुगाड़ से कर लेंगे। अगर चार्जेस याद है तो केमिस्ट्री नहीं है टेक्निक, और जो याद करने वाली रिएक्शंस है और याद करने वाली कौन सी है? सॉल्ट्स के फॉर्मेशन, NaOH कैसे बना, कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कैसे बने थे सारे। तो इनके जो रिएक्शंस है वो ध्यान याद रखनी पड़ेगी। तो जो मेमोराइजिंग पार्ट है रिएक्शंस का वो देख के आना। और मेनली कलर चेंज वाले, क्योंकि वो तुम्हें अटकाएगा। ये कॉपर का कंपाउंड था जिसको हीट किया, काले कलर का हो गया। कॉपर की ऑक्साइड बनी है ना, तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन हीट है। कॉपर प्लस O2, कॉपर की ऑक्साइड काली थी। तो ये सारे देखते हैं कलर में एक बार पूरे बोर्ड पे टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इधर देखिए हम और रेस्पिरेशन में फर्क है। ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन का मतलब ऑक्सीजन ग्लूकोज का आगे छोड़ी है, क्या बनेगी? CO2H2 और डायरेक्ट बैलेंस रिएक्शन ध्यान रखेंगे किसकी? फोटोसिंथेसिस की भी और रेस्पिरेशन की भी।
सबसे पहले इसमें कौन आता है बेटा? ब्रीदिंग। मैं सीधा ह्यूमन डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर? एक क्वेश्चन ध्यान रखेंगे इसमें भाई, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ब्रीथ एट फास्टर रेट बिकॉज़ दे कंज्यूम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज लेस इन वाटर एज कंपेयर्ड टू द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ये सवाल ध्यान रखेंगे। कौन सा बताया मैंने सवाल? सुनो बच्चे इधर, मैंने ये कहा कि बेटा जो पानी में ऑर्गेनिज्म रहते हैं ना, उनकी ब्रीदिंग रेट फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि हम तो यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, लेकिन वो यूज करते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है। तो जैसे उन्होंने, अपन ने एक बार सांस ली, मैं कहता हूँ जैसे 100 ml ऑक्सीजन अंदर गई, लेकिन वो एक बार में लेंगे तो 100 ml नहीं जाएगी, उनको जल्दी जल्दी लेनी पड़ेगी। तो सारे spices, these aquatic organisms, PIS. बात करें तो ये पहला सवाल यहाँ से the amount of aquatic organism use the dissolved oxygen present in water and the amount of dissolved oxygen is less as compared to the atmospheric oxygen, so they breathe at a faster rate. Clear? अब बात करें अगर ब्रीदिंग की, किसकी? ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग में दो चीजें, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द लंग्स। क्लियर है? कैटाबॉलिक प्रोसेस है जो कि ग्लूकोज कट रहा है। मैंने बताया था दो थे मेटाबॉलिक में, एक तो एनाबॉलिक और एक कैटाबॉलिक। तो फोटोसिंथेसिस तो एनाबॉलिक प्रोसेस है, लेकिन रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका? ग्लूकोज का। इट इज द ऑक्सीडेशन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। कैटाबॉलिक का मतलब देखिए, हमारी बॉडी में जो प्रोसेसेस होते हैं उनको मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। दो टाइप के, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। अगर कुछ जुड़ के नया बन रहा है तो वो एनाबॉलिक, और कुछ बना हुआ प्रोडक्ट टूट रहा है तो वो कैटाबॉलिक। तो रेस्पिरेशन में कौन टूटता है? ग्लूकोज। कौन टूटता है? ग्लूकोज। इक्वेशन क्या लिखते हैं बेटा? C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus energy। और एनर्जी में अगर एरोबिक रेस्पिरेशन तो 38 स्मॉल इंटेस्टाइन उसको ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए इंटेस्टाइन को भी बड़ा जो आगे आगे पास होता जाएगा लंबे समय तक इंटेस्टाइन। अरे हाँ, कौन कौन फोटोग्राफ वहाँ कलरलेस सॉल्यूशन एसिड में DSO3। अब इधर सुनना ध्यान से, यहाँ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द एटमॉस्फेयर इनसाइड द लंग्स, atmospheric air inside the lungs. So exhalation मतलब the process of removing the air present in lungs into atmosphere. ये inhalation और exhalation। फिर यहाँ से बात करते हैं बेटा, सीधे ह्यूमन का आ रहे हैं अपन। मछली के रेस्पिरेशन का तरीका ध्यान रखेंगे। मुंह से पानी लेती है, पानी को कहाँ भेजती है? गिल्स के पास। गिल्स से क्या हो जाती है? अलग ऑक्सीजन। वहां से पानी में क्या आ जाती है? CO2, और मछली मुंह से पानी वापस बाहर निकाल देती है। ह्यूमन के पास प्रेजेंट है। अच्छा सुने, इसमें एक और चीज आती है, अगर लोअर ऑर्गेनिज्म हो अमीबा, respiration takes place to general body surface। समझिए क्लियर में? जनरल बॉडी सरफेस डिफ्यूजन, ऑक्सीजन ले लेगा और CO2 निकाल लेगा। इसके बाद मछली पड़ेगी। मछली के बाद स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखिए बेटा, हाँ फिर से वो मेरा तो फिक्स है। हाँ बेटा जैसा भी है वैसे ही। डायग्राम मुकेश अब इधर देखिए रफ्तार से शुरुआत होती है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। कहां से? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद कौन आएगा? नेजल पैसेज। बेटा ये सीक्वेंस वाले आ रहे हैं तो सीक्वेंस डायग्राम को तो बड़े सबका वीडियो तक बुलाना मेरी हम भी उड़ाते थे इसमें, मास्टर की उड़ाने का हो तो विभाग है हमेशा। इधर सुनो, शुरुआत होती है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। कहां से? एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। शुरुआत कहां से होती है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। कहां से? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद कौन लेंगे बेटा?
नेजल पैसेज। यार नेजल पैसेज के बाद वापस वही कौन, फेरिंग्स। अब लेकिन यहाँ एक और चीज है, देखो ये जा रही है ट्रेकिया, और ट्रेकिया की ओपनिंग को बोलते हैं ग्लोटिस। क्या बोलते हैं? ग्लोटिस। और ये कौन जा रही है? ट्रेकिया वेंट पाइप। पहला सवाल यहाँ से क्या, नेजल पैसेज कवर्ड बाय फाइन एयर्स एंड म्यूकस। क्यों? नोट्स में दे रखा है पॉइंट मैंने, फाइन एयर्स एंड म्यूकस के दो फंक्शन, इट ट्रैप्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन एयर। दूसरा, इट ह्यूमिडिफाइज द एयर एंड ब्रिंग्स टू द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। बाहर इतनी लू चल रही है, हम जब एयर लेंगे तो वो उसको बॉडी टेम्परेचर पे लेके आ जाएगा। बाहर ठंड है, ठंडी हवा हम अंदर लेंगे, वो उसको किस पे लेके आ जाएगा, बॉडी। दो फंक्शन है किसके, म्यूकस और फाइन एयर दैट आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ नेजल पैसेज। नेजल पैसेज की जो लाइंस है, पहला क्या बताया, it traps the dust particles from microorganism present in air. Second, it humidifies the air and brings it to the body temperature. फिर देखें यहाँ से आता है ग्लोटिस ड्यूरिंग स्वेलोइंग। अब ये वही डाइजेशन वाला पार्ट आ रहा है थोड़ा सा कि ड्यूरिंग स्वेलोइंग ग्लोटिस इज कवर्ड बाय एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप, कार्टिलेज का बना और एक ढक्कन जैसा है। ड्यूरिंग स्वेलोइंग ग्लोटिस इज कवर्ड बाय द एपिग्लोटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर एंड फूड इनटू द ट्रेकिया, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर। larynx आएगा ना, clear? larynx फिर क्या, ग्लोटिस इज कवर्ड बाय द एपिग्लोटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड एंड वाटर इनटू द ट्रेकिया। बेटा यहाँ पे ट्रेकिया के यहाँ पे साइड में एक साउंड बॉक्स होता है, इसका क्या नाम है, लैरिंक्स। आगे की तरफ समझ लो, लैरिंक्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स। ठीक है, अब देखें यहाँ से ट्रेकिया, ट्रेकिया आगे जाके डिवाइड होती है कहाँ पे, मिडल ऑफ द थोरेसिक कैविटी। इसका नाम थोरेसिक कैविटी क्यों दिया, सुन ले, लंग्स का सेटअप बता रहा हूँ। डोर्सली कौन प्रेजेंट है, वर्टिबल कॉलम, डिटेल में समझाया था। वर्टिबल कॉलम के बहुत सारी हड्डियां, लेकिन यहाँ से पीछे वर्टिबल कॉलम, आगे स्टर्नम, वेंट्रली स्टर्नम, डोर्सली। आप वेंट्रल डोर्सल नहीं लिखा है तो बैक साइड या फ्रंट साइड लिखते हैं। बैक साइड में वर्टिबल कॉलम और आगे क्या है बेटा, स्टर्नम। वेंट्रली साइड में से क्या निकल रही है, रिब्स। क्या निकल रही है, रिब्स। तो देखो वर्टिबल कॉलम के पास बहुत सारी हड्डियां होती है, थोरेसिक, सर्वाइकल, सेंट्रल, लंबर, पेनिस। हमें किससे मतलब है, थोरेसिक से। तो रिब्स निकलती है वो केवल कहां से निकलती है, थोरेसिक से। थोरेसिक के नंबर होते हैं 12, कितने, 12। तो दोनों तरफ से निकल रही है, तो रिब्स के टोटल नंबर 24। पेयर कितने, 12। ये जैसे वर्टिकल कॉलम है, इधर से भी रिब्स निकल रही है और इधर से भी निकल रही है, तो टोटल कितनी हड्डियां है थोरेसिक की, 12। तो रिब्स कितनी निकल रही है, 24। पेयर कितने बने, 12। आगे जाके कहाँ अटैच होती है, स्टर्नम पे। कहाँ अटैच, स्टर्नम पे। नीचे कौन प्रेजेंट है, अलग है, तीन तरह की होती है फ्लूइड। तो वर्टिकल कॉलम, हाँ, जो वर्टिकल कॉलम से निकल के सीधा स्टर्नम से जुड़ती है फ्लूइड, और सिर्फ वर्टिकल कॉलम से निकलती है, लेकिन स्टर्नम पे सारी एक जगह जाके। और फ्लोटिंग रिब्स जो वर्टिकल कॉलम से निकलती है लेकिन आगे जाके हवा में रहती है, वो कॉलम। यार अब इधर सुनो बच्चे, ये जो चेंबर बना है इसे कहेंगे थोरेसिक कैज या रिब कैज। क्या कहेंगे, थोरेसिक कैज या रिब कैज। The anatomical setup of the lungs in the thoracic cavity is such that, ये वो लाइन है जो नोट्स में लिखी हुई है। The anatomical setup of the lungs in thoracic cavity is such that any change in the volume of thoracic cavity is directly affected on the pulmonary volume. लंग्स के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, पल्मोनरी। क्लियर, समझ में आया? नीचे कौन आ जाएगा बच्चे, डायफ्राम। इधर साइड में से कौन आ रही है, रिब्स, यानी पीछे की तरफ से। और यहाँ जो बोन है वो कौन है बच्चे, स्टर्नम। कोई दिक्कत? अब देखें इतनी रिब्स टोटल है बेटा 24। कितनी है, 24। और अगर इनके पेयर बनाऊं तो 12 पेयर। क्लियर? अब ये जो क्या है, ट्रेकिया, मिडल ऑफ द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के बीचों बीच आते ही दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। इस फ्रंट को कौन सा, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट। और इसको क्या बोलेंगे, उल्टा करना है, लेफ्ट लंग और राइट लंग। तो यहाँ से ये आके डिवाइड होती है जिसमें ब्रोंकाई में, किसमें, ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई के मैंने फर्दर डिवीजन पढ़ाए थे, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शियरी ब्रोंकाई। ये यहाँ से ब्रोंकाई, आप ये नहीं लिखते हैं सेकेंडरी टर्शियरी चलेगा। ये डिवाइड हुई मिडल ऑफ द थोरेसिक कैविटी में, किसमें, ब्रोंकाई में। बेटा ध्यान रखें यहाँ से ये जो ट्रेकिया और ब्रोंकाई है, दीस आर कवर्ड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस सी शेप्ड रिंग। सी शेप की इनकम्प्लीट होती है, यानी केवल आगे, पीछे नहीं है। तो ये शेप कैसा बन रहा है, सी। किसकी बनी है, कार्टिलेज की। इसको कवर कर रही है ब्रोंकाई और ट्रेकिया को। क्यों, इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम कोलैप्सिंग व्हेन देयर इज नो एयर। बेटा आप अगर सांस नहीं ले रहे और रिलीज नहीं कर रहे तो लंग्स में तो एयर प्रेजेंट है, तो मैं बताऊंगा रेसिडुअल वॉल्यूम एयर, लेकिन यहाँ पे एयर नहीं है। यहाँ तो एयर तभी रहेगी जब कंटिन्यूअसली मूवमेंट चल रहा है। तो अगर नहीं, आपने 2 मिनट सांस रोकी तो ये पाइप चिपक जाएगी, स्ट्रॉ चिपक जाती है अगर उसमें हवा नहीं रहती। तो कोलैप्स होने से कौन प्रिवेंट करती है बेटा, कार्टिलेज की रिंग। अरे ठीक है, इसको पकड़ के रखिए। अगर जैसे कोई स्ट्रॉ अज्यूम करो,
Here, उसमें से एकदम से हमेशा एयर फ्लो हो रही है, एकदम से एयर कोलैप्स हो जाएगी, तुमको कोलैप्स होने से ये इसको पकड़ के रखिए, आगे से इसको से पीछे नहीं है, सी शेप बन रहा है, छोटी सी है, ऊपर मार दो। Structures called as alveoli. Which is the site of gaseous exchange, alveoli. Lungs समझिए क्या ना? Primary organ for respiration is the lungs and site of gaseous exchange is the alveoli. Primary organ for respiration is the lungs and site of gaseous exchange is alveoli. क्या क्या मेरा 10 मिनट है। गैसेस कहाँ? नहीं, एल्वेलाई के सब साइज छोटी होती है, तो सरफेस एरिया बढ़ा रहे ना। ये तो आई बेटा ट्रेकिया, ये यहाँ से कौन बनी? ब्रोंकाई। अब देखो ब्रोंकाई में अगर जहाँ डायग्राम में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कोई शो नहीं करेगा, अगर थ्योरी में कोई अपनी इच्छा अनुसार प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी लिखना चाहे तो डायग्राम में कोई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी शो नहीं करेगा, सीधा इसको क्या बनेगी? ब्रोंकाई। और ये लास्ट पार्ट है, इसको क्या बता दोगे? ब्रोंकियोल। और ब्रोंकियोल से जो इमर्ज होगा उसका क्या नाम है? एल्वेलाई। अब सुने बेटा, यहाँ से एल्वेलाई का फंक्शन साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। दूसरा, एल्वेलाई सरफेस एरिया बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है? सरफेस एरिया। पूरे लंग्स में फैला हुआ सरफेस एरिया ज्यादा होगा, और मैंने कहा कि ये गैसियस एक्सचेंज की साइट है, अगर ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ये गैसियस एक्सचेंज ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा। ये कोई दिक्कत? फिर आती है बेटा लंग्स की मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन है, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, दोनों को मिला के बोला प्लूरा। क्या बोला? प्लूरा। और इनके बीच में फ्लूइड भरा हुआ है, उसका नाम है प्लूरल फ्लूइड। क्या नाम है? प्लूरल फ्लूइड। आगे बढ़ता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की तरफ। किसकी तरफ? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इनहेलेशन। क्या स्टार्ट कर रहा हूँ? इनहेलेशन। बड़ा ध्यान रखना, डायफ्राम डोम शेप का होता है। कौन से शेप का? डोम शेप का। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का फर्स्ट स्टेप, कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम एंड द रिब्स, muscles of ribs. Diaphragm becomes flat and move downward. Ribs and sternum move upward or forward. यार आगे की तरफ आता है ribs और sternum, और ये diaphragm किधर की तरफ जाएगा? नीचे। वेक्टर डोम से कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत ज्यादा वर्ड आने लगते हैं। जहाँ जरूरत है वहाँ लिखे ताकि एग्जामिनर को अच्छा लग जाए। क्या ठीक है? Adrenal gland is present on the anterior part of, छोटे-छोटे जगह एंटीरियर लगा के आए। अब सुनना ध्यान से, यहाँ से अगर रिब्स ऊपर की तरफ बढ़ेगी, रिब्स बेटा टच करके रखती है किसको? आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन को। किसको? आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन को। ये रिब्स आ रही है, ये इसको टच करके रखती है। किसको? आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन को। अब देखें यहाँ से डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, बिकम फ्लैट एंड मूव्स डाउनवर्ड, रिब्स एंड स्टर्नम मूव्स अपवर्ड। प्रेशर ऑफ द रिब्स ऑन आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन डिक्रीजेस। प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या लंग्स का स्पॉन्जी नेचर है, लंग्स क्या होंगे? एक्सपैंड। लंग्स के अंदर की वॉल्यूम को बोलेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम। अगर लंग्स बढ़े हुए तो पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होगी? कम हो गई, जगह बड़ी होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगी। क्या होगी? पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज। लेकिन इस वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से लंग्स का अंदर का प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। इसके लिए वर्ड है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। कौन सा प्रेशर? वापस सुनना, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम्स फ्लैट। Diaphragm contracts and become flat. Ribs and sternum moves upward. The pressure of the ribs on the pleural fluid decreases. लिख दो, pleural fluid में ribs का प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। Due to the spongy nature, lungs expand. Pulmonary volume increases. Intrapulmonary pressure decreases. Then atmospheric pressure. ये compared to, अरे अंदर का प्रेशर कम हुआ किसके कंपेयर में? एटमॉस्फेयर के कंपेयर में। The air will move from high pressure to low pressure. इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है बेटा डिफरेंस। ग्रेडियंट प्रेशर के बीच में भी हो सकता है, कंसंट्रेशन के बीच में। उधर ज्यादा प्रेशर, इधर कम प्रेशर, क्या क्रिएट हो गया? प्रेशर ग्रेडियंट। उधर ज्यादा कंसंट्रेशन, इधर कम कंसंट्रेशन, क्या क्रिएट हो गया? कंसंट्रेशन। इसी का अपोजिट किसमें आ जाएगा? एक्सेलेरेशन में। किसमें आ जाएगा? एक्सेलेरेशन में। कैसे? डायफ्राम रिलैक्स, कम्स टू नॉर्मल पोजीशन, बिकम डोम शेप, रिब्स एंड स्टर्नम अटेन देयर नॉर्मल पोजीशन। Pressure on pleural fluid increases. Lungs due to spongy nature contract. Pulmonary volume decreases. Intrapulmonary pressure increases as compared to atmospheric pressure. Air moves from high pressure to low pressure. ये क्या हो गया? Exhalation. क्या हो गया? Exhalation। यार कोई दिक्कत? ये तो बड़ी ब्रीदिंग। मेरा डाउट हो तो पूछ लेना, रफ्तार तो रहेगी। बड़े टॉपिक से डाउट हो तो पूछ लेना।
ये हो गया ब्रीथिंग में दोनों इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अब देखिए हमें कराना है गैस का ट्रांसपोर्ट। किसका ट्रांसपोर्ट? सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, किसकी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को कहां से कहां लेके जानी है? एल्वियोलाई से लंग्स में लिखेंगे एल्वियोलाई, बिकॉज़ एल्वियोलाई इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। देखो अगर मैं डायग्राम बना के समझाऊं, ये ये बेटा जैसे अज्यूम करो एक एल्वियोलाई है, क्या है? एल्वियोलाई। तो यहाँ पे आएगी ब्लड कैपिलरीज, ये एल्वियोलाई बनेंगे। एल्वियोलाई के अंदर बाहर से कौन सी गैस आ गई बेटा? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज होकर कहाँ जाएगी? ब्लड में। क्यों? जैसे यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ कम है, तो ब्लड क्या यूज कर रहा हूँ मैं? डिफ्यूज होके। डिफ्यूजन के थ्रू कहाँ जाएगी? ग्रेडियंट यहाँ पे भी है, प्रेशर ग्रेडियंट और साथ के साथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आई से लो भाई। अब देखा ध्यान से, ब्लड के अंदर है बेटा आरबीसी। कौन है? आरबीसी। आरबीसी के पास है हीमोग्लोबिन। कौन? हीमोग्लोबिन Hb4। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। 97% ऑक्सीजन कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? हीमोग्लोबिन। किस फॉर्म में? हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। क्लियर? हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से जोड़ेंगे और क्या बनाएंगे? Hb4 O8 और फिर इसकी बैलेंसिंग कर देना। देखो करो बैलेंसिंग। ऑक्सीजन कितने हैं? 8। यानी एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल अपने साथ कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ले जाता है? 4 मॉलिक्यूल ले जाता है। Hb4 हीमोग्लोबिन का सिंबल है Hb4। हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट करता है।